हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 29 अप्रैल 2026 के मेनली 4 करंट अफेयर आए हुए हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इन 4 ही करंट अफेयर को हम लोग डिस्कशन के साथ देखेंगे। यदि आप लोग इस सेशन में बने रहते हैं तो आपको काफी फायदा पहुंचने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके न्यूज में रहने का कारण है कि इसकी जो धारा है 12(1)(c), इसके तहत सरकार ने डिसाइड किया था कि निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लड़कों के लिए और वंचित समूह के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण किया जाएगा। मान लीजिए किसी स्कूल में 100 सीट्स हैं, उसमें से 25 सीट जो है ये EWS और वंचित समूह के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था और इसमें ये प्रावधान डाले गए थे, जिसके कारण कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बंद होते जा रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से ये आजकल चर्चा में रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 12(1)(c) शिक्षा का अधिकार अधिनियम में क्या बताता है। आपको बताना होगा कि ये निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूल जो है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लड़कों के लिए और वंचित समूह के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 60 दिनों के भीतर यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करने की जिम्मेवारी जो है रंजना प्रसाद देसाई को दी है। उनकी अध्यक्षता में ये कार्य सौंपी गई है। इनके उद्देश्यों का बात करें, इसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने की जो समान व्यक्तिगत कानून है उससे कैसे लागू किया जाए, उसके निहितार्थों को कैसे समझा जाए और इसके विशेष ध्यान ये रखा गया है। इस प्रकार से बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशन को प्रेफर करती है। इन्हीं लिव इन रिलेशन को विनियमन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए, उनके कानूनी निहितार्थों को जांच करने के लिए ये बनाया गया है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये समिति गठित की गई है ताकि उनके राज्य में यूसीसी को लागू किया जा सके, समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सके। यानी लागू करने के जितने भी अड़चने हैं उसको समझने का सरकार प्रयास कर रही है। इसके हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो आजादी से पूर्व गोवा राज्य में पुर्तगाली जब शासन था उस समय लागू था और आज के डेट में भी गोवा में यूसीसी देखने को मिलता है। आजादी के बाद हमारे देश में पहला राज्य बना था उत्तराखंड, धामी की सरकार के नेतृत्व में यूसीसी को लागू किया गया था। इसके बाद गुजरात सरकार द्वारा इसी वर्ष मार्च 2026 में यूसीसी को पारित कर दिया गया है। आजादी के बाद तीसरा ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। यह सरकार के लिए जो वो तत्व हैं जो आने वाले फ्यूचर के लिए सेहत रखी थी, उनके इकोनॉमिक कंडीशन सरकार का ठीक नहीं होने के कारण या हमारा सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उस प्रकार का नहीं था कि ऐसे कानूनों को लागू किया जा सके। इसलिए ऐसे कानूनों को डीपीएससी में जोड़ दिया गया था ताकि सरकार जो भी नीतियां निर्धारित करेगी तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रख के करेगी। तो उसी में हम लोग देखें तो आर्टिकल 44 आता है जो समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसकी टोटल लाइन बाय लाइन कोडिंग में जाए तो ये बताता है राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्राप्त करने का प्रयास करेगी। ये हमारा आर्टिकल 44 बताता है। नेक्स्ट आता है यूएई जो है ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होने वाला कंट्री बन गया है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो ओपेक या ओपेक प्लस से बाहर हो गया है। जैसे हम लोग यूनेस्को के बारे में देखते हैं और इसके अलावा जो है यूनिसेफ, जिससे यूएसए जो है बार बार इंटर करता है और उससे बाहर निकलता है। इस तरह के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे लिए। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर हुआ है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ओपेक जो है, ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। उन देशों का समूह है जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया था ऑयल के प्राइस को, यानी पेट्रोल के प्राइस को विनियमन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये सब मिलकर काम करें ताकि वर्ल्ड लेवल पर पेट्रोल का प्राइस है वो ज्यादा फ्लक्चुएट न करे। इसकी स्थापना हुई थी बगदाद, इराक में 1960 ईस्वी में। इनैक्ट हुआ था, इनैक्ट
ये हुआ था जनवरी 1961 में। इसमें करंट देशों का बात करें तो टोटल 11 कंट्रीज है और इसके हटने के बाद में टोटल 10 कंट्रीज बच जाएंगे। ठीक है, वन डे एग्जाम के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरे 10 देशों का नाम पता हो। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है ये खाड़ी देशों से आती है। नेक्स्ट आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। इसका जो शरीर है, इसकी बनावट ऐसी है कि ये उड़ने के लिए नहीं बना है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बस्टर्ड की कैटेगरी में देखें तो दो प्रकार की बस्टर्ड आती है, एक चाइनीज और एक इंडियन। तो इंडियन बस्टर्ड जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ गया है। इसके न्यूज में रहने का कारण ये है कि इसका जो एक बच्चा था वो मिसिंग है। पर्यावरणविदों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी तो या तो पोचिंग हो गई है या किसी ने शिकार कर दिया है, या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये उड़ने की क्षमता में पारंगत हो रहा है, धीरे धीरे उड़ने की कला सीख रहा है, इसलिए ये हो सकता है कि अपने स्थान से किसी स्थान पर चला गया हो। इस तरह से देखें तो हम लोग आज के जो मेन 4 टॉपिक हैं उसको हम लोगों ने देखा। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। यदि यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।